5 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इस वीडियो में बेटा हम समझेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं और कौन सी लाइबिलिटीज़ हमारी बेटा करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब इसको समझने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो 4 में अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अब बेटा लाइबिलिटीज़ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आप देखेंगे कि आपकी कोई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है या नहीं है। अगर वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं है तो वो नॉन करंट होगी। ठीक है। अब कोई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कब होती है, ध्यान से समझिएगा। कोई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कब होती है? when it is expected to be settled in company's normal operating cycle। अगर वो लाइबिलिटी आपकी कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल्ड हो जाएगी, मतलब उसकी पेमेंट कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाएगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं हो रही, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट हो रही है, तो बाकी की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च 2020 को, इसे बनाने के बाद के 12 मंथ्स में वो लाइबिलिटी सेटल हो जाए। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल में भी सेटल नहीं हो रही, बैलेंस शीट बनाने के बाद 12 महीने में भी सेटल नहीं हो रही, तो बाकी की 2 और कंडीशंस दी हुई हैं। हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। आपने उस लाइबिलिटी को क्यों हेल्ड किया हुआ है? बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिंग। आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड वो लाइबिलिटी रिलेटेड है, तो वो करंट लाइबिलिटी ही होगी। या फिर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो चौथी कंडीशन क्या होगी? देयर इज़ नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब क्या है इसका? आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि आप उस लाइबिलिटी की पेमेंट को 12 महीने के बाद करो। आपको वो लाइबिलिटी की पेमेंट 12 महीने के अंदर ही करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो करंट लाइबिलिटी ही है। आपकी कोई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कब होती है? अगर वो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन क्या है कि वो ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी है कि बैलेंस शीट बनाने के 12 महीने के अंदर अंदर वो सेटल्ड हो रही है। तीसरी क्या है कि वो प्राइमरली आपने ट्रेडिंग के पर्पज से हेल्ड की हुई है। चौथी कंडीशन क्या है कि आपके पास ऐसा कोई भी अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप उसकी पेमेंट को डेफर कर सको, डिले कर सको। ठीक है। अच्छा, आपके जो लास्ट की 2 कंडीशन है ये थ्योरी पर्पज से है। अभी प्रैक्टिकल पर्पज से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने बेसिकली ऊपर की 2 कंडीशंस ही देखनी है। अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ऐसा क्वेश्चन अभी आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। वैसा क्वेश्चन मैं आपको जो सीबीएसई के पेपर में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी अभी इसके बाद। देखिए बेटा क्या है, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का है और पेमेंट आपकी 8 महीने में हो रही है। तो पेमेंट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में ही हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का और पेमेंट आपकी 8 महीने में, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो रही है। सेकंड है ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का और पेमेंट आपकी 12 महीने की। चलो, पेमेंट तो आपकी 12 महीने में हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं हो रही। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है कि पेमेंट आपकी 12 महीने के अंदर अंदर हो रही है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या, ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का है और पेमेंट बेटा आपकी कितने महीने में हो रही है? पेमेंट आपकी 15 महीने में हो रही है। तो इसमें पहली कंडीशन ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं हो रही और ना ही 12 महीने में हो रही है, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं है थर्ड वाली, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। चौथा देखिए, फोर्थ देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल आपका 18 मंथ्स का है, पेमेंट आपकी 12 महीने में हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल आपका 18 महीने का है, पेमेंट 15 महीने में हो रही है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में ही हो रही है ना, तो ये करंट लायबिलिटी है। लास्ट देखिए क्वेश्चन, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, पेमेंट आपकी 24 महीने, तो ऑपरेटिंग साइकिल में तो पेमेंट हो ही नहीं रही और ना ही 12 महीने में पेमेंट हो रही है, तो लास्ट वाला जो है वो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला और लास्ट वाला नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पेमेंट है, एक्सपेक्टेड पेमेंट है, ना ही वो ऑपरेटिंग साइकिल में हो रही है और ना ही वो 12 महीने के अंदर हो रही है।
बाकी सिचुएशंस में पेमेंट या तो ऑपरेटिंग साइकिल में हो रही है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में नहीं हो रही तो विद इन द 12 मंथ्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके बुक के पेज नंबर 1.19 पर, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी दी हुई है। अच्छा, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के 4 सब हेड कौन कौन से पढ़े थे हमने बैलेंस शीट में? पहला था लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा था डेफर्ड टैक्स एसेट, तीसरा था अदर नॉन करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, चौथा था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब एक एक सब हेड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स का मतलब क्या है? उधार लेना। अब कोई भी बोरिंग आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग कब होगी? अगर आप उसकी पेमेंट 12 महीने के बाद करोगे या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करोगे। ठीक है, तो आपकी कोई भी बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग कब होगी? जब आप उसको रीपे, जब आप उसको वापस कब करोगे? 12 मंथ्स के बाद, बैलेंस शीट बनाने के 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, तो वो आपकी क्या होगी? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है, टर्म लोन लेते हैं हम बैंक से, अदर पार्टी से, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है। अदर लोन एंड एडवांसेस हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कोई भी बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग कब होती है? जब आप उसको रीपे कब कर रहे हो, वापस कब करोगे? ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस करोगे या फिर 12 महीने के बाद वापस करोगे। ऑपरेटिंग साइकिल में के बाद वापस नहीं कर रहे हो तो 12 महीने के बाद वापस करोगे। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये क्या है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट? ये मैं समझाऊं जरा आपको। देखिए बेटा, आपको करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट समझा दूं। जैसे समझ लीजिए आपके पास 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जैसे बेटा देखिए, अगर आपके 10 लाख रुपीज़ के टोटल डिबेंचर्स हैं, जिसमें से बेटा 10 लाख रुपीज़ के आपके टोटल डिबेंचर्स हैं, जिसमें से बेटा आपके 8 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं, वो डिबेंचर्स बेटा देखिए आपके पास टोटल 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं। उसमें से बेटा आपके 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स और 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स, 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो डिबेंचर्स बेटा आपके 30 जून 2020 को रिडीम हो जाएंगे, मतलब आप पैसा वापस कर दोगे। टोटल 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिसको आप 30 जून 2020 को वापस कर दोगे। ऐसी सिचुएशन में बेटा जो आप 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बना रहे हो, इस दिन जो आप 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट बना रहे हो, इस दिन की जो बैलेंस शीट होगी, इस बैलेंस शीट में 2 लाख को हम लिखेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर, मतलब करंट लायबिलिटी के अंदर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये 2 लाख हमारे विद इन 12 मंथ्स रिडीम हो रहे हैं। देखिए, आप 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बना रहे हो और अगले 3 महीने के बाद आपके 2 लाख के डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं विद इन 12 मंथ्स। तो ये करंट लायबिलिटी की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो जो आपके टोटल 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स है, उसमें से 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है। इस 2 लाख को बेटा आप कहाँ लिखोगे? इस 2 लाख को लिखोगे आप करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, मतलब करंट लायबिलिटी में। और बाकी के जो बचे 8 लाख के डिवेंचर्स, उसे आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, आई थिंक आपको ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट क्लियर हो चुका है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ